देखिए, आप लोगों की डिमांड पर हमने ये दो चीजें तैयार की है। देखो, आप लोग का डिमांड था कि सर संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। देखो, अनुवाद वाली बात तो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अनुवाद इतना आसान नहीं है ना। जैसे आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं अनुवाद, वैसे इसमें भी अनुवाद बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत रूल्स है। लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा आधे घंटे में लगभग 50% कवर करा दूं, ताकि आप लोग एग्जाम में कर सकें। तो यहाँ पर अभी हम लोग जो देखेंगे, पहला है पत्र कैसे लिखते हैं ना, पत्र किसको लिखें, कहाँ कौन सा पत्र किसको लिखा जाता है। और दूसरी बात ये है ज्योति जवाहर, जो अखंड काव्य आता है, ज्योति जवाहर के बारे में, मतलब अपने यहाँ कौन सा आएगा और कैसे उसको लिखना है, क्या लिखें, किस तरह से लिखें, इसको बताएंगे। और दूसरी बात जो है संस्कृत में गद्यांश आते हैं ना, उसकी व्याख्या कैसे करेंगे। देखो, जो व्याख्या है वो डिपेंड है कि आपका ट्रांसलेशन कैसा है। व्याख्या जो होती है ना, वो ट्रांसलेशन से ही की जाती है, मतलब अनुवाद से ही की जाती है। अगर संस्कृत अनुवाद आपको आता है तो व्याख्या आप आराम से कर सकते हैं। जैसे आप इंग्लिश में वोकैब याद करते हैं, वैसे इसमें भी वोकैब याद किया जाता है। धातु रूप होते हैं, शब्द रूप होते हैं, जो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। फिर भी मैं आपको कुछ कोशिश करूंगा, मतलब आपको कुछ टिप्स दूंगा, आसान हो जाएगी कुछ बातें, ठीक है। लेकिन आपको व्याख्या जो मैं बताऊंगा वो ट्रांसलेशन के बाद ही बताऊंगा। देखो, यहाँ पर आप इतनी बात पहले समझोगे कि देखो, जो खंड काव्य की बात है, खंड काव्य ये मैं बेसिकली प्रतापगढ़ की बात को बता रहा हूँ ना, प्रतापगढ़ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। मतलब प्रतापगढ़ में कौन सा खंड काव्य आता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। देखो, प्रतापगढ़ में जो खंड काव्य है वो है ज्योति जवाहर, लेकिन सुल्तानपुर में जो है वो क्या है, मेवाड़ मुकुट है। ये क्लास 10th की बात है, 12th की बात नहीं है ना। तो ये इसमें ज्योति जवाहर आता है प्रतापगढ़ में, लेकिन सुल्तानपुर में क्या आता है, मेवाड़ मुकुट। अब देखो, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये पूछता है कि आप देखो मेवाड़ मुकुट में सर्ग है, ठीक है, लेकिन देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, नायक का चरित्र चित्रण लिखिए। यही आप ये क्वेश्चन तैयार कर लो, चरित्र चित्रण याद कर लो, और जिससे आप ज्यादा प्रभावित होंगे। उसमें बेसिक बात है, जो नायक होता है अधिकतर उसी से लोग प्रभावित होते हैं। तो जो नायक है, आप या तो नायक के चरित्र चित्रण लिखिए, या जिससे आप ज्यादा प्रभावित हुए उसका लिख दीजिए। जरूरी नहीं नायक ही हो, उसमें और पात्र होते हैं, वो उससे भी लोग बहुत प्रभावित होते हैं। तो चाहे आप नायक का चरित्र चित्रण लिख दो, चाहे आप जिससे प्रभावित है, जिस पात्र से, उससे उसका लिख दीजिए, या जो उसमें मुख्य है, जो प्रधान है, उसके बारे में आप क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। तो अब लिखोगे कैसे, सबसे पहले आप ना ऐसे लिखोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो मुख्य है, जो प्रधान है, जो नायक है, जिससे आप प्रभावित हुए, उसको आप इस गोले में करिए, और जितने भी हेडिंग्स लिखना है उसके बारे में लिख दो। पहला आप लिखोगे, जो ज्योति जवाहर है उसमें जो नायक है, जो मुख्य पात्र है, जो प्रधान है, या जिससे हम लोग जो बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, वो है जवाहरलाल नेहरू। ठीक, तो जवाहरलाल नेहरू में पहला पॉइंट बनाओगे कि ये सबसे लोकप्रिय नायक थे। दूसरा, इन्होंने शांति की स्थापना की, ये शांति के स्थापक थे कह सकते हैं। और तीसरा जो है, ये क्या है, नवराष्ट्र के निर्माता थे। तीसरा चौथा जो है देशभक्त। और पांचवा आप निष्कर्ष लिख दीजिए, इन्हीं तीनों चारों पॉइंट को मिला जुला करके लिख दीजिए। और उसके बाद इसमें जैसे मान शांति स्थापक में मोटिवेशन लाइन होती है ना, मोटिवेशन लाइन, एक आध दो लाइन आप याद करके ना यहाँ पर लाइन लिख दो, या नवराष्ट्र के निर्माता में इसमें मोटिवेशन लाइन लिख दो। इससे क्या होता है कि तब एग्जामिनर के माइंड में क्लिक करता है और आप मार्क्स आपको पूरा देता है। पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले इस तरह से जो भी होगा नायक उसको आप बोला करिए, और सारे ये ना इसे डायग्राम बोलते हैं, सारा डायग्राम बना दो। पहला ये लोकप्रिय नायक हो गया, शांति स्थापक हो। जैसे अब अगर आपको हेडिंग से ये याद है ना, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। तो सबसे पहला जो हेडिंग है वो क्या है, लोकप्रिय नायक है। अब अगर आपको हेडिंग याद है तो आप क्या करोगे, एक एक बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, शांति स्थापक। देखो, शांति स्थापक, जैसे शांति स्थापक नाम आया तो वैसे ही शांति की व्यवस्था जैसे बनाए रखते थे, ये सारी उसके लिए काम करते थे ना, उसके लिए नियम लाते थे, कानून लाते थे, ये सारी चीज शांति में आ जाएगी। और नवराष्ट्र, ये चाहते थे कि हमारा जो राष्ट्र है ना वो मेंटेन रहे, बना रहे। देशभक्त भी थे, अपने देश के प्रति प्रेम करते थे, ठीक है, कोई हानि नहीं होती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी जो उसमें लगते थे, मतलब देश से अपने प्रेम करते थे कुल मिला के। और निष्कर्ष सारी चीजें मिला करके छोटा सा लिख दो निष्कर्ष, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनका चरित्र। और यही आप याद करो, बहुत ज्यादा टाइम को पैसा का नहीं है। और आप क्या करो, इसी को याद कर लो, 4-5, या तो आप हेडिंग याद कर लो, 2-3 लाइन लिख देना, मोटिवेशन छोड़ो लाइन, ठीक है ना, आप लिख दो। 3 नंबर में आता है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये 4-5 लाइन याद करके लिख दो, बस ये इतना लिखना है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन ये अगर इसे बना दोगे तो थोड़ा थोड़ा लिखोगे तभी काम चल जाएगा। तीसरा, मैं पत्र लेखन की बात कर रहा हूँ। पत्र लेखन 2-3 याद कर लो, एक फीस माफी हो गया, ठीक है। और दूसरा, क्षेत्र में अगर कोई गंदगी है ना, क्षेत्र की गंदगी की समस्या बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए आप पत्र लिख सकते हैं। और मान लो सड़क दुर्घटना है, ये 2-3 लेसन आप देखो, एप्लीकेशन आपको बचपन से लिखाया जा रहा है कि सर वही
कोई पुराना मॉडल है, बस उसमें कुछ नहीं करना होता, बस उसमें विषय मेंशन कर दो कि सर हम इसके लिए क्षेत्र, इसके लिए क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक, जैसे मान लो सेवा में, ये आप इतना लिखिए सेवा में, ठीक है। इसके नीचे आप सेवा में, अब यहां से लिखते हैं ना श्रीमान, श्रीमान प्रधानाध्यापक लिखते थे। उसके बाद क्या करते थे, ये मतलब इस कॉलेज से है, और उसके बाद यहाँ पर नीचे विषय लिख दो, विषय। अब विषय में यही सब यही डालोगे। लेकिन जैसे ये जब स्कूल की बात होती है तो हम लोग प्रधानाध्यापक को देते हैं, लेकिन जैसे अब ये सफाई की बात है ना, सफाई की, तो अपने डीएम को देंगे आप, ठीक है, डीएम को देंगे, तो वहां से ऑर्डर आएगा। जैसे सड़क दुर्घटना हो गई, ये आप किसी न्यूज पेपर वाले को दे दो ना, न्यूज पेपर के माध्यम से पहुंचा सरकार के पास। ठीक, तो ये होता है ना सड़क दुर्घटना के बारे में, आप किसी न्यूज संपादक को देंगे, जिसे संपादक बोलते हैं। किसी से दैनिक जागरण हो गया ना, क्या बोलते हैं, दैनिक जागरण हो गया, या मान लो क्या हो गया, अमर उजाला हो गया, ये हिंदुस्तान हो गया, ये सब न्यूज किसी न्यूज चैनल को देंगे। तो पहला शुल्क माफी पे आप ये प्रिंसिपल को दिया जाता है, प्रधानाध्यापक को दिया जाता है। क्षेत्र में गंदगी से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, अपने डीएम साहब को दीजिए, उस गंदगी को साफ करवाएंगे कुछ दिन में ना। उसमें आप बताओगे सर आपका ध्यान अपने क्षेत्र को आकर्षित करना चाहते हैं, अब इसमें बहुत दिनों से गंदगी, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल रही है, अतः इसको दूर करने की कृपा करें, आपका ये ना। उसमें अपना नाम सब देखो, एप्लीकेशन में जब लेकर नाम मेंशन नहीं करोगे, उसी नीचे डेट लिखोगे। सिंपल, आपको पता है मैंने इंग्लिश में लिखवाया है, ठीक, वैसे ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है। अब दूसरा बात देखिए, हम संस्कृत गद्यांश की व्याख्या करते हैं। संस्कृत गद्यांश की व्याख्या करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके पहले क्या करेंगे लोग, सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। इस संदर्भ ऐसे ही लिखा लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड काव्य की जिस लेसन का नाम है ना, जिस लेसन का नाम, उस लेसन को मेंशन कर दे। यहाँ पर कवि नहीं लिखा जाता है, हिंदी में कवि लिखा जाता है, मतलब ये जो लेसन है इस कवि से, मतलब ये जो गद्यांश है, जो पद्यांश है, इस पाठ से लिया गया, इसके लेखक ये है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, लेसन का वो लेखक का नाम मेंशन नहीं होता है। इसमें सिर्फ इतना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड काव्य की। अब जैसे मान लो ये वाराणसी हम लोग बहुत पहले पढ़े थे, तो वही हम डाल दिए इसमें, तो वाराणसी से लिया गया है, ठीक। लेकिन आप जो भी लिखोगे ना, उससे से क्या करोगे, वही इसमें लिखोगे, से लिया गया है। अब ये प्रसंग सबसे पहले संदर्भ, प्रसंग, फिर व्याख्या करेंगे। तो प्रसंग में क्या करोगे, इस खंड काव्य में वाराणसी के बारे में ना, आप देखो प्रसंग में बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं, इसमें कुछ होता नहीं है। जिससे आप थोड़ा सा जब खंड काव्य पढ़ोगे उसमें समझ में आएगा, उसमें से कोई पॉइंट उठा बोल दो सर इसके बारे में बताया गया है, ठीक। तो ये खंड काव्य के वाराणसी के बारे में, या वाराणसी के ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में, कैसे था, कैसे अब चल रहा है ना, उसकी घटनाओं के बारे में वर्णन किया गया है। बस इतनी सिंपल सी बात है, ठीक। लेकिन ये हेडिंग पढ़ी होनी चाहिए। देखो ये मैंने लिखा है, यहाँ पर इसको नीचे लिखना था, लेकिन देखो यहाँ पर सही लिखे ना, तो ये कुछ इस तरह से लिखते हैं, यहाँ डबल कॉमा क्लोज कर देते हैं, ठीक। अब व्याख्या कैसे करोगे, अब व्याख्या में संस्कृत में अनुवाद बताने चल रहा हूँ, उसके बाद ही व्याख्या करना आप लोग जान पाओगे। तो थोड़ा बहुत देखो आप आइडिया होगा ना, उसमें मिलता जुलता है। जैसे आपको व्याख्या में आप लोग को कुछ ना कुछ क्लू मिलता रहेगा, उसी से हिंदी बनाते रहिए, पकड़ते रहिए धीरे धीरे। और हम अभी अनुवाद करवाने चल रहे हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक। तो आई होप को इतनी चीज आपको समझ में आएगी, इसके साथ ले लीजिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक। अभी अनुवाद बताने चल रहे हैं।